हाँ तो प्रिय मित्रों, टॉपिक देखते ही समझ गए होंगे। आज हम लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, लैंगिक जनन होता क्या है? ऐसा जनन जिसमें नर व मादा दोनों भाग लेते हैं उसे लैंगिक जनन कहा जाता है। ध्यान रखें, लैंगिक जनन में नर व मादा दोनों भाग लेते हैं, तो इस प्रकार के जनन को लैंगिक जनन कहते हैं। अब यहाँ पर जो लैंगिक जनन में पार्ट में क्लास 10th में दो भागों में बांटा गया है। एक बांटा गया है प्रिय मित्रों पादप में लैंगिक जनन। पादप में लैंगिक जनन पहला पार्ट यह है कि पादप में लैंगिक जनन किस प्रकार से होता है। तो यहां पर पादप में जब हम लैंगिक जनन पढ़ते हैं तो एक नाम का जिक्र होता है, उसे होता है पुष्प। तो सबसे पहला पॉइंट यही रहेगा कि पादप में लैंगिक जनन का सूचक पुष्प है, यानी हम कह सकते हैं आवर्तबीजी पादप में आवर्तबीजी पादप में पुष्प लैंगिक जनन का सूचक है। तो यह ध्यान रखें, आवर्तबीजी पादप किसे कहते हैं? प्रिय मित्रों, पादपों के वर्गीकरण हैं। पादप क्या होते हैं? थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि एंजियोस्पर्म यह आवर्तबीजी क्या होते हैं? ऐसे पुष्प यानी ऐसे पादप जिनके बीज क्या होते हैं? बीज के चारों तरफ जो है आवरण पाया जाता है, अंडाशय के अंदर बीज विकसित होंगे, तो यह कहलाते हैं आवर्तबीजी, यानी बीज ढके हुए रहते हैं, इन्हें आवर्तबीजी कहा जाता है। तो आवर्तबीजी पादपों में पुष्प लैंगिक जनन का क्या है? सूचक है। अब यहां पर हम देखें तो पुष्प के बारे में, तो प्रिय मित्रों सबसे पहले जो संरचना आती है वो है पुष्प। पुष्प के बारे में मेन फैक्ट यह है कि पुष्प सीमित वृद्धि करने वाला रूपांतरित प्रो है। यदि यह लाइन आप एग्जाम में लिखते हैं और पुष्प के बारे में आती है तो मैं उम्मीद करता हूं आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। प्रिय मित्रों देखिए, जो हम किताब के अंदर जो मैटर होता है या किसी हम जो हेल्प डेस्क से जो पढ़ते हैं उनमें मैटर तो होता है, वो तो हम मान लीजिए लिख भी देते हैं, लेकिन यह जो मैटर होते हैं यह क्लास 12th की अच्छी अच्छी बुक्स के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। और यही होता है अट्रैक्टिव, जो अच्छे नंबर लाने वाले बच्चे होते हैं वो कुछ हटके कॉपी के अंदर लिखते हैं। तो चलिए, पहली लाइन तो यह हमारी हो गई, सीमित वृद्धि करने वाला रूपांतरित क्या है? प्रो है। अब यहां पर हम देखते हैं पुष्प की संरचना के बारे में। तो सबसे पहले हम यदि बात करें पुष्प की संरचना, तो हमारा नेक्स्ट आप बिंदु डाल लें प्रिय मित्रों पुष्प की संरचना के बारे में। और पहली लाइन आपने समझ ली, पुष्प एक सीमित वृद्धि करने वाला रूपांतरित प्रो है। आवर्तबीजी पादप में लैंगिक जनन का सूचक क्या होता है? पुष्प होता है। और एक बात और ध्यान रखें, जैसे ही पादप में पुष्प बन जाता है, आ जाता है, तो पादप में जो शीर्ष विभजो ऊतक होता है, ऊपर की तरफ ये जो शीर्ष विभजो ऊतक है, ये क्या करता है प्रिय मित्रों? अब पत्तियां बनाना बंद कर देता है। कभी आप नोट करना, जिस पादप में पुष्प आ जाता है उनमें पत्तियां बनना बंद हो जाती है। अब पादप का एक ही काम होता है, क्या काम होता है? पुष्प की वृद्धि करने वाला। इसीलिए हम कहते हैं पुष्प क्या करता है? वृद्धि करता है, लेकिन सीमित वृद्धि करता है, इसीलिए इसे सीमित वृद्धि करने वाला रूपांतरित प्रोह भी माना गया है। तो जिन पादपों में पुष्प आ जाएगा, ये शीर्ष विभजो ऊतक क्या करेगा? अब पत्तियों को क्या करेगा? यानी उनकी वृद्धि को रोकने का प्रयास करेगा, रोक देगा, पत्तियां वृद्धि करना बंद कर देगी, सिर्फ पुष्प ही वृद्धि करेगा। यह भी ध्यान रखें, यह भी आप लिख सकते हैं फैक्ट के अंदर। अब हम जो स्ट्रक्चर बना रहे हैं वो है पुष्प की संरचना। ध्यान रखें, इस बार पुष्प की संरचना बहुत इंपॉर्टेंट है
बहुत ही महत्वपूर्ण है एग्जाम की दृष्टि से। इसको आप 100% इंपोर्टेंट मान के चले पुष्प की संरचना। जैसे यदि हम जैव प्रक्रम में आगे पढ़ेंगे, उत्सर्जन तंत्र इस बार आने की संभावना है, उत्सर्जन तंत्र और श्वसन तंत्र, उन पर भी आप फोकस रखें। वो भी हम आपको डायग्राम, उत्सर्जन तंत्र का वीडियो अपलोड हो चुका है, श्वसन तंत्र का जल्द आएगा। तो चलिए पुष्प की संरचना बनाते हैं प्रिय मित्रों। बहुत इजी संरचना है। सबसे पहले आपको शुरुआत करनी कहां से है? पुष्प की संरचना बहुत इजी है। सबसे पहले आपको शुरुआत करनी है पुष्पासन से। यहां पर इस प्रकार से आप एक संरचना बना दे। बहुत इजी संरचना वे में बनेगी। पहले यह बनाएंगे तभी आपकी पुष्प की संरचना ही कंप्लीट होगी। यह वाला भाग प्रिय मित्रों बाद में हम लिखेंगे, यह पुष्पासन कहलाता है, जिस पर पुष्प के विभिन्न भाग जुड़े हुए रहते हैं और यह पुष्प वृंत होता है। जो पुष्प का वह भाग जो किसी शाखा से या डाली से जुड़ा रहता है वो पुष्प वृंत कहलाता है। आगे अब करना क्या है, यहां से हमें क्या करना है, एक ऐसी गोमल नुमा इस प्रकार से यहां से उठाना है, यानी जैसे दड़ी रूपी संरचनाएं इस प्रकार से बनेगी। यह लट्टू जो होता है, इसके ऊपर प्रिय मित्रों आपको एक लट्टू जैसी संरचना बनानी है। ध्यान रखें लट्टू कैसा होता है वो आप बना देना। फिर यहां पर इस प्रकार से लेके इसको सीधा ऊपर की तरफ ले जाना और एक नली रूपी संरचना बनेगी। देखिए लट्टू के बाद में एक नली रूपी संरचना बनेगी। फिर ऊपर वाला भाग प्रिय मित्रों एक कीप नुमा बना देना, जैसे कोई कीमा है। फिर यहां पर इस प्रकार से यह आपका क्या बन गया, स्त्री केशर, या हम कह सकते हैं जायांग, जिसका एक सदस्य अंडप कहलाता है। फिर हम इसके नाम लिखेंगे। फिर यहां पर ये जो दूसरा चक्र इस प्रकार से होगा। फिर यहां पर यह जो भाग निकलेगा इसको कहते हैं पुंकेसर। थोड़ा सा एक आप ध्यान रखना, यह भाग इससे बड़ा नहीं होना चाहिए। अब इनको हम यहां पे बना देते हैं सेम सेज पे, चित्र अच्छा लगे तो। यहां ध्यान रखें पुंकेसर बनेगा कैसे, यह वाला भाग ऐसे होगा, फिर यह भाग डिवाइड होगा, फिर यहां से नीचे यह जुड़ा हुआ रहता है। तो यहां हम कह सकते हैं जैसे फेविकोल से किसी से चिपका हुआ है, इसे योजी उत्तक कहा जाता है। क्या कहा जाता है? योजी उत्तक की सहायता से जुड़ा हुआ रहता है। यह भाग होता है नरजनांग पुंकेसर भाग होता है। अब यहां से एक संरचना इस प्रकार से पत्तीनुमा संरचना निकलेगी। यह आप जब कोई आपके घर में कोई विवाह स्थल हो तो भी आप इस प्रकार की डिजाइनें बना सकते हैं। न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज के माध्यम से आपने चित्र बनाना सीख लिया होगा। इस प्रकार से यह संरचना बन जाती है। चलिए मैं उम्मीद करता हूं इसके बारे में आप आसानी से समझ गए होंगे। यह है एग्जैक्ट पुष्प की संरचना। अब इनको हम थोड़ा सा समझने के लिए प्रिय मित्रों इसमें थोड़ा कलर भर देते हैं, जिससे आपके अलग अलग डिजाइन में यह समझ में आ जाएगा कि कौन सा किस प्रकार से यह डायग्राम होता है। यह पुष्प का सबसे बाहरी भाग बाह्य दल होता है जो हरे रंग का होता है। ध्यान रखें पुष्प का सबसे बाहरी भाग बाह्य दल है। फिर नंबर 2 पे जो आता है वो होता है दल, बाह्य दल, यह इस प्रकार से हो गया। फिर यह जो भाग होता है उसमें कलर के हिसाब से यदि हम भरें तो यह इस प्रकार से यह जो है वो रंगीन भाग होता है पुष्प का। यह भाग दल पुंज कहलाता है, इसका एक सदस्य दल कहलाता है। यह कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, पराग कण में सहायता करने वाला भाग है ये वाला भाग। तो अब हम इनके नाम लिखते हैं। मैं उम्मीद करता हूं इसके बारे में आप समझ गए होंगे। चलिए प्रिय मित्रों इनके नाम लिखते हैं। क्या क्या नाम है इनके? बहुत इजी नाम है। सबसे पहला जो भाग है वो है पुष्पासन। पुष्पासन, देखिए नाम आप समझ गए, पुष्प का आसन। जैसे हम किसी दुकान पे जाते हैं तो देखते होंगे जो दुकानदार होता है वो आसन पे बैठा हुआ रहता है, तो इसी प्रकार ये इनके पुष्प का आसन है। कुर्सी है प्रिय मित्रों, एज ए चेयर है जिस पर ये तमाम पुष्प के सदस्य हैं वो अपनी मीटिंग कर रहे हैं, हमें आगे क्या करना है। चलिए यहां पर ये जो नेक्स्ट भाग होता है ये वाला भाग कहलाता है पुष्प व्रंत। पुष्प व्रंत कहलाता है, ध्यान रखें यह भाग पुष्प व्रंत। यह वाला जो भाग है वो कहलाता है वर्तिका ग्रह। क्या कहलाता है? वर्ती
काग्र कहलाता है। यह संरचना कीपनुमा होती है जिस पर परागकण की क्रियाएं परागकण आके अंकुरित होता है। यह वाला भाग वर्तिकाग्र कहलाता है। यह वाला भाग प्रिय मित्रों वर्तिका कहलाता है। क्या कहलाता है? नलिका रूपी संरचना होती है। पराग नली कितने लंबी बनेगी वो डिपेंड करता है वर्तिका कैसी है। फिर यह वाला भाग प्रिय मित्रों कहलाता है इसका फूला हुआ भाग यानी अंडाशय। क्या कहलाता है? अंडाशय कहलाता है। ओवेरी इसको कहते हैं। और यहां पर इस पुष्प के अंदर प्रिय मित्रों एक संरचनाएं होती है, गोल आकार की दड़ी के नुमा संरचनाएं होती है। इस प्रकार से यह वाला भाग इसका बीजांड कहलाता है। आगे हम इसको विस्तार से समझेंगे बीजांड कैसी संरचना होती है। एक बार हम इसको इस प्रकार से बना लेते हैं। यह वाला संरचना इसकी प्रिय मित्रों कहलाता है बीजांड। क्या कहलाता है? बीजांड कहलाता है, जिसमें भ्रूण कोश पाया जाता है। बीजांड, यह वाला भाग बीजांड कहलाता है। और यह जो वाले भाग हैं प्रिय मित्रों, ये तीनों भाग हैं वो कहलाते हैं स्त्री केशर। स्त्री केशर, या हम इसको जायांग भी कह सकते हैं। जायांग एक ही बात है, चाहे स्त्री केशर कहें चाहे जायांग कहें। नेक्स्ट, ये वाला भाग इसका प्रिय मित्रों कहलाता है पुतंतु। क्या कहलाता है? पुतंतु कहलाता है। और यह वाला भाग इसका जहां पे प्राकोश का पुतंतु, इससे प्राकोश पुतंतु से जुड़ा है, इसे योजी उत्तक कहते हैं। योजी उत्तक कहते हैं। और यह बंदीय उत्तक होता है। और यह वाला भाग कहलाता है परागकण। परागकोश, परागकोश होता है। ध्यान रखें यह होते हैं। और इन वाले भाग को कहा जाता है, हम कहें तो यह टोटल भाग मिला के बनते हैं पुंकेसर। क्या बनते हैं प्रिय मित्रों? पुंकेसर बनते हैं। यानी यह पुंकेसर भाग होता है वो कहलाता है नर जन्नांग। नर जन्नांग कहलाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं चित्र के माध्यम से ही आप पूरे फैक्ट समझ गए होंगे कौन सा भाग क्या कहलाता है। तो यह है हमारी चित्र का भाग। और यह जो सबसे बाहरी जो चक्र होता है इसको कहते हैं बाह्य दल। बाह्य दल कहते हैं। जब ये दल समूह में होते हैं प्रिय मित्रों, ध्यान रखें ये एक अकेली चाबी है। जब चाबी समूह में होती है उसे गुच्छा कहते हैं। जैसे आपको कहें मिसेल किसे कहते हैं, तो हम कहेंगे जब साबुन के कण, बहुत सारे साबुन के कण आपस में एकत्रित होकर जो गुच्छे नुमा, कांटे नुमा संरचना बनाते हैं उसे मिसेल कहते हैं। तो इसी प्रकार बाह्य दल जब आपस में संयुक्त होकर जो एक संरचना बनाएंगे, जैसे यह पुष्प में से हैं तो यह एक बाह्य दल कहलाएगा। ये पांचों को हम समूह में जोड़ेंगे तो इसे बाह्य दल पुंज कहा जाएगा। बाह्य दल पुंज, ध्यान रखें बाह्य दल पुंज कहलाता है। और ये वाला भाग प्रिय मित्रों, यह पुष्प का भाग कहलाता है, दल कहलाता है यह भाग। और इसको जब समूह में होते हैं तो दलपुंज कहा जाता है। यह भाग रंगीन होता है, कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है। अब प्रश्न क्या पड़ता है? सबसे पहले तो यह पुष्प की अनुदैर्ध्य काट की संरचना का चित्र है। प्रिय मित्रों ध्यान रखें, अनुदैर्ध्य काट की संरचना का चित्र है। डीटो परीक्षा में पूछा जाएगा 100%। इस बार परीक्षा में यह पुष्प का चित्र पूछा जाएगा। अब यहां पे प्रश्न आता है कि ऑब्जेक्टिव टाइप में कह सकते हैं या लेंथी में भी कह सकते हैं, पुष्प के बाहर से अंदर की तरफ भागों के नाम लिखिए। या आपको कहे अंदर से बाहर की तरफ भागों के नाम लिखिए, या कहे पुष्प का सबसे बाहरी भाग कौन सा होता है, सबसे केंद्र में कौन सा होता है। तो प्रिय मित्रों आपको यहां पर लगाने की जरूरत नहीं है। चित्र बनाने के बाद में आपको पहले बता रहा हूं, 1 नंबर ये, 2 नंबर ये होता है, और 3 नंबर पर यह भाई साहब होते हैं जो पुंकेसर हैं, ये 3 नंबर पे होते हैं। और 4 नंबर पे होते हैं स्त्री केशर। तो मैं उम्मीद करता हूं इनके बारे में आप समझ गए होंगे। अब कहेंगे सर याद कैसे होगा, वो ट्रिक भी बता दीजिए जिनके लिए न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज महसूर है। तो चलिए ट्रिक लेके आते हैं, बहुत आसान शब्दों में ट्रिक लेके आएंगे। बीड़ी पिज्जा, बीड़ी पिज्जा। तो यहां पर हम मेहमानों की खातिरदारी में, वैसे धूम्रपान करना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, लेकिन ट्रिक के मदद से करें क्या, परीक्षा नजदीक है। तो चलिए बीड़ी पिज्जा, बी का मतलब क्या होता है प्रिय मित्रों, बे का मतलब होता है बाह्य दल। बाह्य दल, तो आप, मैं उम्मीद करता हूं पहला चक्र कौन सा होगा, बाहर की तरफ बाह्य दल। डे को हम कहते हैं डी, यानी दल पुंज। क्या हो जाएगा प्रिय मित्रों, दल। नंबर 2 पे दल आ जाएगा।
पै का मतलब क्या आ जाएगा? पै का मतलब क्या आएगा? पपुड़िया आएगा? नहीं, बिल्कुल यहां पर पपुड़िया का कोई काम नहीं है। यहां पर आएगा यानी पुंकेसर। क्या आएगा प्रिय मित्रों? पुंकेसर आएगा। और जय का मतलब क्या आएगा? जय का मतलब हम कहेंगे जायांग आएगा। जायांग को प्रिय मित्रों स्त्री केसर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? स्त्री केसर भी कहते हैं। तो यहां पर आप समझ गए होंगे इसका प्रत्येक सदस्य अंडक कहलाता है। यदि आपको उच्च कक्षा में आप जाते हैं, बायोलॉजी के तमाम फैक्ट चाहिए तो यह अलग से वीडियो होगा। यह केवल 10th बेस पे वीडियो बनाया जा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूं यह आपके समझ में आ गए होंगे। बाहर वाला चक्र का नाम बाह्य दल। दूसरा चक्र कौन सा है प्रिय मित्रों? दूसरा चक्र है यहां पर दल। तीसरा है पुंकेसर जायांग। तो ध्यान रखें, यानी पुष्प का ऐसा कौन सा भाग है जिसकी स्थिति केंद्रीय होती है, सबसे केंद्र में होता है? तो आपका आंसर आना चाहिए स्त्री केसर या जायांग। यह पुष्प का मादा जननांग भाग होता है। अब चलिए हम इनके भागों के बारे में थोड़ा बहुत लिख लेते हैं जिससे आपके अच्छे मार्क्स आने की उम्मीद रहे। एक एक के बारे में तो यह आपने चित्र अपने दिमाग में सजो लिया होगा। ये इनके भाग आप समझ गए होंगे ये किस प्रकार है। बस इनमें एक एक फैक्ट लिखना है। जिसको चित्र समझ में आ जाता है वो आराम से इनके फैक्ट लिख सकता है। चलिए प्रिय मित्रों, अब अपनी नोटबुक और कलम उठाइए और साथ साथ में लिखते चलिए। बहुत इजी प्रश्न है, 4 नंबर का फैक्ट में प्रश्न आता है तो यह 4 नंबर हमारी जेब में रहने चाहिए। फिर है वर्णन। वर्णन में सबसे पहले हम लिखेंगे पुष्प। पुष्प पुष्प व्रंत की सहायता से, पुष्प व्रंत की सहायता से, सहायता से शाखा से जुड़ा रहता है। शाखा से जुड़ा रहता है, जुड़ा रहता है तथा पुष्पासन वह भाग हैं, वह भाग हैं जिस पर पुष्प के शेष भाग अर्थात चक्र, सभी चक्र जुड़े रहते हैं, जुड़े रहते हैं। पहली बात तो ये आपको डायरेक्ट पुष्प के बारे में सबसे पहले प्रिय मित्रों पुष्प व्रंत के बारे में लिखना है। फिर आपको पुष्पासन के बारे में जिस पर पुष्प के सभी चक्र क्या है, जुड़े हुए रहते हैं। तो यह भाग आता है पुष्प का शुरुआती चरणों में। अब यहां ध्यान रखना, पुष्प के 2 चक्रों में हम कह सकते हैं सहायक भाग। सहायक भाग, पुष्प के सहायक भाग या सहायक चक्र कौन से होते हैं? तो प्रिय मित्रों हम यहां कह सकते हैं बाह्य दल, बाह्य दल पुंज। यह पुष्प का बाह्य दल पुंज होता है, वह दल पुंज, दल पुंज होता है। जब पुष्प का में निषेचन प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है, भ्रूण बनते हैं, तो ये क्या करते हैं कि बाह्य दल और दल पुंज क्या हो जाते हैं, गिर जाते हैं, झड़ जाते हैं। तो यहां पर यह सहायक भाग बाह्य दल पुंज और दल पुंज कहलाते हैं। ये जनन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते। तो प्रश्न आ जाता है कि सहायक भाग किसे कहते हैं? पुष्प के वे भाग जो जनन प्रक्रिया में भाग नहीं लेते वो कहलाते हैं बाह्य दल पुंज और दल पुंज कहलाते हैं। फिर हम कहें जनन भाग। जनन भाग, जनन भाग प्रिय मित्रों यहां पर क्या आएगा? जनन भाग आता है, एक तो पुंकेसर आता है, पुंकेसर, वह स्त्री केसर, स्त्री केसर, स्त्री केसर आता है। तो यह जनन भाग होता है और स्त्री केसर को मैंने पहले ही कहा जायांग कह लाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं इनके बारे में आप समझ गए होंगे। जब पुंकेसर बहुत सारे इकट्ठे हो जाते हैं तो पुमंग की संरचना का निर्माण करते हैं। हालांकि पुमंग का जिक्र क्लास 10th में नहीं किया गया है। तो यहां पर आप समझ गए होंगे प्रिय मित्रों, जनन भाग तो होते हैं पुंकेसर और स्त्री केसर। कभी कभी प्रश्न डायरेक्ट आ जाता है पुष्प के जनन भागों के नाम लिखिए, तो जनन भागों के नाम होते हैं पुंकेसर व स्त्री केसर, जबकि सहायक भागों के नाम होते हैं बाह्य दल व दल पुंज। अब चलिए हम इनके एक एक के बारे में लिखने का प्रयास करते हैं। बहुत ही सरल भाषा में लिखेंगे और इजी वे में हम समझने का प्रयास करेंगे। जिनके पुष्प का डायरेक्शन फिट हो गया है वो आसानी से इनको समझ सकता है। पहला भाग है प्रिय मित्रों
पहला जो चक्र का भाग है, तो अब हम हेडिंग लगा सकते हैं पुष्प के चक्र, पुष्प के चक्र। नेक्स्ट हेडिंग में पुष्प के चक्र। ए नंबर पे हम लिख सकते हैं बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज, बाह्य दल पुंज। सबसे पहली बात, सबसे बाहरी चक्र हैं, एकदम सही, बाहरी चक्र हैं, रटने की जरूरत है नहीं, लाइन भरने की कोशिश करना। सबसे बाहरी चक्र है, हरे रंग का है, हरे रंग का, कैसा होता है, हरे रंग का, बस यह आप फैक्ट लिख देना। साइक भाग है, ये तो हमने पहले ही लिख दिया है, तो सबसे बाहरी चक्र है, हरे रंग का है। फिर दूसरा फैक्ट क्या आएगा, इसका प्रत्येक सदस्य, इसका प्रत्येक सदस्य सदस्य बाह्य दल कहलाता है, बाह्य दल कहलाता है, बाह्य दल कहलाता है। जैसे हम कहें कि मान लीजिए किसी विद्यालय में कोई अध्यापक है, जैसे नाम कुछ भी हो सकते हैं, कुंदन सिंह हो सकता है, और बस्तीराम हो सकता है, कैलाश हो सकता है, बोधू सिंह हो सकता है, प्रदीप हो सकता है, लेकिन यह इनके अलग नाम है। जब इनको जोड़ा जाए तो क्या नाम आता है, यह हमारे सर्वश्रेष्ठ और प्रिय अध्यापक होते हैं। तो उम्मीद करता हूं अध्यापक एक इनका कॉमन वर्ड है, लेकिन अलग अलग नामों से पुकारा जाए तो इनका एक नाम होता है बाह्य दल, और इनका जो संयुक्त नाम है वो बाह्य जो दल पुंज कहलाता है। नेक्स्ट प्रिय मित्रों, नंबर 2 पे हम लिखते हैं, तो इसका आता है दल पुंज। क्या आता है, दल पुंज, दल पुंज। ध्यान रखें यह पुष्प का क्या है, दूसरा चक्र है, तो यहां पर हम कह सकते हैं यह भाग, यह भाग क्या होता है, रंगीन होता है। क्या होता है प्रिय मित्रों, रंगीन होता है, होता है, जो कीटों को अपनी तरफ आकर्षित करता है, कीटों को अपनी तरफ, अपनी तरफ आकर्षित करता है, आकर्षित करता है। तो बहुत इजी वे के अंदर है, यह कीटों को रंगीन है। तो देखिए हम बात करें, यदि कहीं हम जाते हैं तो मान लीजिए सफेद कपड़े या कुछ इसी प्रकार के कोई अटपटे कपड़े पहनेंगे तो अट्रैक्शन नहीं होगा। हम तड़ंग भड़ंग वाले कपड़े पहनते हैं जिससे लोगों का अट्रैक्शन हमारी तरफ रहे। वही काम जींस पहनने का काम, टाई पहनने का काम, ब्लेजर पहनने का काम कौन करता है, दल पुंज करता है। कौन करता है, दल पुंज करता है। तो यहां पर हम कह सकते हैं कि दल पुंज प्रिय मित्रों, इनका प्रत्येक सदस्य, इनका प्रत्येक सदस्य, सदस्य क्या कहलाता है, दल कहलाता है, दल कहलाता है। मैं उम्मीद करता हूं अब आप इस भाषा को समझ गए होंगे। ध्यान रखना, आपको रंगीन कपड़े कौन दिलाता है, डैडी दिलाता है। डी का मतलब दल आएगा, कभी न भूलें। रंगीन भाग पुष्प का दल होता है, समूह में दल पुंज कहलाता है। कीटों को आकर्षित करने के लिए ही पुष्प रंगीन रंगीन कपड़े पहनता है, यानी रंग धारण करता है। तो यह भाग आपका दल पुंज का हो गया। चलो मित्रों, नेक्स्ट हम लेते हैं पुंकेसर के बारे में। पुंकेसर के बारे में लेते हैं, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट हैं। अब जो फैक्ट आते हैं वो इंपोर्टेंट होते हैं पुंकेसर। नेक्स्ट तीसरा जो फैक्ट आता है प्रिय मित्रों, वो है पुंकेसर का, यानी सी फैक्ट है, वो है पुंकेसर का। पुंकेसर, सबसे पहले हम इनकी विशेषता लिखते हैं। पुंकेसर की विशेषता क्या है, तो यह नर जननांग भाग है, नर जननांग भाग हैं, जननांग भाग हैं, यह नर जननांग भाग हैं। इनके दो भाग होते हैं, भाग होते हैं, इनके दो भाग होते हैं। वैसे 3 हैं लेकिन यहां किताब के अनुसार 2 हैं। चलिए हम इसको समझते हैं। दो भाग कौन कौन से होते हैं, तो सबसे पहले इसका जो भाग होता है, एक होता है पुतंतु। पुतंतु यह लंबा, पतला व पुतंतु है, बेचारे को लिख देते हैं तंतुनुमा, तंतुनुमा। बस इतना होता है इनमें। आप अपना समय वेस्ट न करें, मेन काम हो गया लंबा, पतला, तंतुनुमा। फिर नंबर 2 होता है प्रिय मित्रों परागकोश।
पराग कोश। अब इसको थोड़ा सा हम समझते हैं पराग कोश क्या है। कभी कभी प्रिय मित्रों आप अपने घर में घर में जब आप जाते हैं तो रास्ते में कहीं पुष्प देखते होंगे। यहां पर इस प्रकार का एक क्या होता है, यह संरचना है। यह पराग कोश क्या होता है, द्विपालियों में बटा हुआ रहता है। इसकी दो पालियां होती है और प्रत्येक पाली प्रिय मित्रों, प्रत्येक पाली इसकी कहलाती है यानी लघु बीजाणु धानी कहलाती है। इसके दो भाग होते हैं, प्रत्येक पाली के दो भाग होते हैं। तो हम कह सकते हैं दो पालियां हैं तो इसमें कितने पाली होंगी, चार कोष्ठक होंगे। इसमें कितने होते हैं, चार कोष्ठ होते हैं, चार कोष्ठ होते हैं। तो पराग कोश में लघु बीजाणु धानियों की संख्या भी चार होती है, जिनसे उत्पन्न होने वाले जो हैं इसके अंदर क्या है, लघु बीजाणु उत्पन्न करते हैं। ये लघु बीजाणु धानियां कहते हैं चार कोष्ठ को। आपको इतना ही समझना है पराग कोश क्या होता है प्रिय मित्रों, द्विपालित होता है। इस प्रकार दो पालियां इसके अंदर होती है। जैसे रंध्र हमने पढ़ा था, दो पालियां होगी और प्रत्येक पाली में दो कोष्ठक होते हैं, तो यह चतुर्कोष्ठीय होता है। जैसे आप पढ़ते हैं हृदय, प्रिय मित्रों हृदय जो इस प्रकार से होता है, इसके एक बीचों बीच हृदय खांच होती है जो इसको दो भागों में बांटती है। ऊपर वाला भाग आलिंद, नीचे वाला भाग नीले। और यह अंतरा आलिंद पट क्या करता है, इस आलिंद को दो समान भागों में बांटता है, एक बायां आलिंद एक बायां नीले, बायां आलिंद और एक दायां आलिंद। फिर यह अंतरा नीले पट इसको फिर दो असमान भागों में बांटता है। चित्र से देखिए, आप जैसे चित्र बनाते रहे पढ़ते रहे तो आप आसानी से समझ जाएंगे। एक तो होता है यानी बायां निलय, एक होता है दायां निलय। तो इस प्रकार हमारा हृदय जो होता है वो चतुर्कोष्ठीय होता है। किस प्रकार का होता है प्रिय मित्रों, हमारे हृदय में चार कोष्ठक होते हैं, दो आलिंद और दो निलय होते हैं। ध्यान रखें जलीय प्राणी जैसे मछलियों में द्विकोष्ठीय हृदय पाया जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूं इनके बारे में आप समझ गए होंगे। तो पराग कोश, पराग कोश के बारे में यदि हम लिखें तो पराग कोश यह द्विपालित संरचना है, द्विपालित। यह प्रिय मित्रों द्विपालित संरचना है तथा चतुर्कोष्ठीय है, चार कोष्ठीय हैं। कैसी हैं, चार कोष्ठीय हैं, जिनमें यह ध्यान रखें, जिनमें पराग कण पाए जाते हैं। यह ध्यान रखें, पराग कण बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। पराग कण कहां पाए जाते हैं, पुंकेसर के पराग कोश में पाए जाते हैं पराग कण। ये पराग कण प्रिय मित्रों क्या होते हैं, नर युग्मोद्भिद होते हैं। ये आगे जाके दो नर युग्मक बनाएंगे, अभी हम आगे निषेचन में पढ़ेंगे। एक नर युग्मक तो जो भ्रूण कोश होता है, अंडाशय में होता है भ्रूण कोश, उनमें क्या करता है प्रिय मित्रों, अंड कोशिका से निषेचित होगा और भ्रूण बनाएगा। दूसरा युग्मक क्या करेगा, द्विकेंद्रीय शाही कोशिका को निषेचित करेगा और त्रिगुणित क्या बनाएगा, भ्रूण कोश का निर्माण करेगा। तो यहां पर ध्यान रखें, पराग कण नर युग्मोद्भिद होते हैं, ये दो नर युग्मक बनाते हैं आगे जो अगुणित अवस्था में होते हैं। और यहां पर हम कह सकते हैं पराग कण क्या होते हैं प्रिय मित्रों, गोल होते हैं और छोटे होते हैं तथा यहां पर क्लास 10th के अनुसार पीले होते हैं। यानी अलग अलग कलर में होते हैं, लेकिन 10th क्लास के हिसाब से यह डेफिनेशन है, गोल छोटे और पीले। जैसे आपने राई देखी होगी प्रिय मित्रों, राई जो पीली होती है उसी प्रकार से क्या होता है, ये पीले होते हैं। आपने खेतों में कंटेला उगा हुआ देखा जिसे सत्यानाशी भी कहते हैं, उनके ऊपर जो गुठला होता है उसको तोड़ने पर देखना छोटे छोटे राई के कण के आकार के क्या है निकलते हैं। तो यहां पर हम कह सकते हैं गोल छोटे और पीले होते हैं। पराग कण किस में पाए जाते हैं बताइए, पराग कण प्रिय मित्रों पराग कोश में पाए जाते हैं। पराग कोश चार कोष्ठीय होता है। कितना होता है, पराग कोश में कितने कोष्ठक होते हैं, चार कोष्ठक होते हैं। द्विपालित होता है, पूतंतु के ऊपर योजी उत्तक की सहायता से यह जुड़ा रहता है। योजी उत्तक क्या होता है, बंधीय होता है। तो मैं उम्मीद करता हूं इनके बारे में ध्यान रखें। कुछ ऐसे भी होते हैं पादप जैसे मालवेशी कुल के अंतर्गत, उनमें केवल दो कोष्ठक होते हैं, लेकिन यह हमें लिखने की जरूरत नहीं है, उच्च कक्षाओं का अध्ययन है।
तो चलिए यहां पर आप पुंकेसर के बारे में समझ गए होंगे। अब मैं पुंकेसर की संरचना बना रहा हूं और बनाते ही आप समझ जाना सर ये तो हमारा मित्र पुंकेसर है। कौन है? मित्र पुंकेसर है। तो चलिए यहां पर पुंकेसर जी का आगमन हो रहा है। अब यहां पर ये पुंकेसर का आगमन जैसे होगा, पहले आप इसको दो भागों में बांट देना। यहां पर योजी उत्तक होगा, फिर यह है आपके इस प्रकार से प्रिय मित्रों यह बन जाएगा। यह बनेगा, इसको कहते हैं पूतंतु। क्या कहते हैं? पूतंतु। यह होता है योजी, योजी उत्तक, यानी इसकी सहायता से जुड़े रहते हैं। और यह होता है प्रिय मित्रों परागकोश। कैसा दिखाई दे रहा है? द्विपालित दिखाई दे रहा है। और इस प्रत्येक पाली में कितने कोष्टक हैं? 2। तो ये 4 कोष्ठीय होता है। इसमें क्या पाया जाता है? परागकण पाया जाता है। बिल्कुल आपने समझ लिया है पुंकेसर के बारे में। चलिए अब हम प्रिय मित्रों किसके बारे में चर्चा करेंगे? स्त्री केसर। चौथा जो चक्र होता है डी, वो होता है स्त्री केसर। स्त्री केसर, स्त्री केसर के बारे में देखते हैं। यह वाला भाग इसको क्या कहते हैं? जायांग भी कहते हैं प्रिय मित्रों, जायांग भी इसको कहा जाता है। ध्यान रखें। तो सबसे पहले इसमें लिखना क्या क्या है? लिखना है यह पुष्प का, यह पुष्प का केंद्रीय भाग होता है। केंद्रीय भाग होता है। ध्यान रखें यह पुष्प का प्रिय मित्रों सबसे केंद्रीय भाग होता है। कौन होता है? स्त्री केसर होता है, जायांग होता है। और अब इसके बारे में यदि हम देखें, इसका प्रत्येक सदस्य, इसका प्रत्येक सदस्य, प्रत्येक जो सदस्य है वो क्या कहलाता है? अंडप कहलाता है। अंडप कहलाता है। ध्यान रखें कई ऐसे पुष्प हैं जिसमें स्त्री केसर की संख्या 1 से ज्यादा होती है, कईयों में 1 भी होती है। तो जब ज्यादा है तो वो अंडप कहलाएगा, 1 है तो ऑटोमेटिक, चाहे उसे कुछ भी कहो, अंडप कहो, केसरी स्त्री केसर कहो या जायांग कहो, कोई बात नहीं है। तो चलिए यहां पर अब हम यहां स्त्री केसर की संरचना देखते हैं प्रिय मित्रों। तो यहां पर अभी मैंने बताया था आपको बनाने का शॉर्टकट तरीका। नीचे से आपको क्या बनाना है? लट्टू बनाना है। और ये लट्टू जलेगा परीक्षा के एग्जाम में न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेज के माध्यम से, और आपको अच्छे मार्क्स दिलाएगा। ये बन गया आपका लट्टू तैयार। तो यह किसकी संरचना है? स्त्री केसर की है। ये वाला भाग प्रिय मित्रों क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र कहलाता है। ये वाला भाग वर्तिका, वर्तिका। और ये वाला भाग क्या कहलाता है प्रिय मित्रों? यह वाला भाग कहलाता है, यानी इसका अंडाशय, अंडाशय कहलाता है। अब चलिए इनके बारे में एग्जैक्ट हम संरचना बनाते हैं। पहले ध्यान रखें यह वाली स्ट्रक्चर थोड़ी ऊपर बनाएं, और इनमें 3 कोशिकाएं इस प्रकार से बनेगी, 3 कोशिकाएं। और यह इस प्रकार ऊपर भी 3 कोशिकाएं, इनमें छोटे छोटे डॉट इनके केंद्र को दर्शाते हैं। एक ये इधर बनेगा। फिर यहां पर क्या होगा? इसके चारों तरफ जो है वो आवरण पाया जाता है, द्विआवरण होगा। फिर यहां से यह इस प्रकार से ये घूम के यहां आ जाएगा, और यह वाली संरचनाएं प्रिय मित्रों यहां से इस प्रकार से चली जाती है, यह चली जाती है। अब यहां पर क्या होता है प्रिय मित्रों? यह वाला भाग इसका भ्रूण कोश कहलाता है। और यह वाला भाग देखिए अंडाशय, यह वाला भाग इसका हो गया बीजांड, बीजांड। और इसमें यह वाला भाग इसका कहलाता है भ्रूण कोश। भ्रूण जो है वो क्या कहलाता है? भ्रूण कोश कहलाता है, भ्रूण कोश कहलाता है। जिसके अंदर क्या है? भ्रूण आगे निषेचन की प्रक्रिया होगी। यह इनको हम आगे अभी विस्तार से आपको समझाएंगे, तो आसानी से आप समझ जाएंगे। और आप डायरेक्ट मान लीजिए यह नहीं बनाना चाहते तो उसी हिसाब से आप बनाकर कह सकते हैं बीजांड पाया जाता है। अब इनके जो भाग हैं उनके बारे में लिखते हैं, स्त्री केसर के भागों के बारे में। तो चलिए नेक्स्ट सबसे पहला जो स्त्री केसर का भाग आता है प्रिय मित्रों, वो आता है, स्त्री केसर का जो पहला भाग आएगा वो आएगा वर्तिकाग्र। वर्तिकाग्र,
यह वाला भाग आएगा प्रिय मित्रों वर्तिकाग्र आएगा, यह वाला भाग। तो चलिए वर्तिकाग्र कहते किसे हैं? यह स्त्री केसर का, स्त्री केसर का सबसे ऊपरी भाग, सबसे ऊपरी भाग होता है जो कीप नुमा है। कैसा है प्रिय मित्रों? कीप नुमा है, जिस पर पराग कण क्या होते हैं? अंकुरित होते हैं। यह ध्यान रखें, पराग कण अंकुरित होते हैं। यह वाला भाग क्या कहलाता है? वर्तिकाग्र कहलाता है। दूसरा इसका यदि हम देखें तो दूसरा भाग प्रिय मित्रों आता है वर्तिका के बारे में। कौन सा आएगा? वर्तिका। तो दूसरा जो आएगा वर्तिका, यह स्त्री केसर का मध्य भाग होता है। मध्य भाग नली रूपी होता है, नलिका रूपी होता है। ध्यान रखें, नलिका रूपी होता है। तो आप समझ गए होंगे वर्तिका के बारे में। नेक्स्ट है प्रिय मित्रों अंडाशय। नेक्स्ट इसका स्त्री केसर का भाग आता है, वो होता है अंडाशय। तो चलिए अंडाशय के बारे में लिखते हैं। नेक्स्ट इसका भाग है प्रिय मित्रों, जो सी भाग है वो अंडाशय। स्त्री केसर का सबसे निचला भाग फूला हुआ होता है, फूला होता है, जिसे अंडाशय कहते हैं, अंडाशय कहते हैं। इसमें प्रिय मित्रों ध्यान रखना, बीजांड पाया जाता है। इसमें बीजांड पाया जाता है, यह महत्वपूर्ण है। बीजांड किसमें पाया जाता है? अंडाशय में पाया जाता है। नोट लगा के हम लिख सकते हैं, नोट लगा के इस प्रकार से लिखेंगे, निषेचन के बाद अंडाशय फल बनाता है, जबकि ध्यान रखें, जबकि बीजांड क्या करता है? बीज बनाता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है। 1 नंबर का प्रश्न इसमें से 100% आएगा। अंडाशय प्रिय मित्रों क्या बनाता है? फल बनाता है। जबकि हम कहें बीजांड से क्या बनता है? बीज बनता है। ये 2 बात आप ध्यान रखें। निषेचन जब प्रक्रिया पूर्ण हो जाती है तो अंडाशय फल बनाता है और बीजांड बीज बनाता है। ये तमाम फैक्ट हैं इस प्रकार से। चलिए अब हम यहां पर देखते हैं स्त्री केसर जो हमने भाग पढ़ लिए पुष्प के चारों चक्रों के नाम, यानी सबसे बाह्य दल, फिर आता है दल पुंज, फिर आता है पुंकेसर, फिर आता है जायांग। अब हम देखते हैं पुष्प के प्रकार के बारे में। तो पुष्प का प्रकार कितने प्रकार के होते हैं प्रिय मित्रों? 2 प्रकार हैं। सबसे पहला प्रकार आता है एक लिंगी पुष्प। एक लिंगी पुष्प का मतलब क्या होता है? ऐसा पुष्प जिसमें नर जन्नांक या मादा जन्नांक दोनों में से कोई एक पाया जाता है, अर्थात या तो पुंकेसर पाया जाएगा या स्त्री केसर पाया जाएगा। ऐसा पुष्प क्या कहलाता है? एक लिंगी पुष्प कहलाता है। तो हम कह सकते हैं ऐसा पुष्प जिनमें नर जन्नांग अर्थात पुंकेसर या मादा जन्नांक, इसका मतलब होता है प्रिय मित्रों स्त्री केसर। दोनों में से
दोनों में से कोई एक पाया जाता है, कोई एक पाया जाता है, कोई एक पाया जाता है। अब हम यहां पर समझे यह माजरा क्या है, तो इसका उदाहरण क्या है। इसका उदाहरण प्रिय मित्रों आपको रटना नहीं है। देखिए यहां पर यदि मैं बात करूं कि ऐसी कौन से फल हैं जो मेरे दोनों हाथों में एक ही फल आ सकता है, जैसे मैं कहूं सेव, आप कहेंगे सर सेव तो एक हाथ में भी ले सकता हूं, बिल्कुल सही है, यह द्विलिंगी पुष्प है। आपको कहें मटर, बिल्कुल मटर तो एक हाथ में मुट्ठी भर के उठा सकते हैं, द्विलिंगी पुष्प है। पपीता, बताओ एक हाथ से पकड़ सकते हो, जब बड़ा पपीता है दोनों हाथों से पकड़ना पड़ता है, तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो गया, पपीता। देखिए नाम कितना अच्छा है, पपीता। अब मैं कहूं दूसरा कौन सा एग्जाम्पल आएगा, तय का नाम उठा लेना, तरबूज। फिर हम कहें यहां पर कद्दू, इसके उदाहरण में आ जाएगा। तो चलिए यहां पर हमारे एग्जाम 10th में जो उदाहरण है उसके हिसाब से हम लिख लेते हैं प्रिय मित्रों। उदाहरण में हम कह सकते हैं, उदाहरण पपीता, पपीता और तय का मतलब क्या हो गया, तरबूज, तरबूज हो जाता है। और यहां पर हम कह सकते हैं ककड़ी भी इसका उदाहरण है, लौकी भी उसका उदाहरण है। तो यह तमाम इसके क्या हैं, उदाहरण हैं। लेकिन हमारी क्लास 10th के अनुसार पपीता और तरबूज, तो ध्यान रखें एक लिंगी पुष्प पपीता और तरबूज होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं द्विलिंगी पुष्प के बारे में। तो चलिए द्विलिंगी पुष्प के बारे में देखते हैं। बी हमारा कंसेप्ट है द्विलिंगी पुष्प। द्विलिंगी, द्विलिंगी पुष्प, द्विलिंगी पुष्प, इसको प्रिय मित्रों उभय लिंगी पुष्प भी कहते हैं, उभयलिंगी पुष्प भी कहा जाता है। ध्यान रखें द्विलिंगी पुष्प या उभयलिंगी। देखिए ऐसा पुष्प जिसमें नर जननांक व मादा जननांक दोनों पाए जाते हैं, ऐसे पुष्प जिसमें नर जननांक व यहां की जगह कर देंगे वह मादा जननांक दोनों पाए जाते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, द्विलिंगी पुष्प कहते हैं। ऐसे पुष्प जिसमें नर जननांक पुंकेसर व मादा जननांक स्त्रीकेसर दोनों पाए जाते हैं, उन्हें द्विलिंगी पुष्प कहा जाता है। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो चलिए उदाहरण इसके बहुत सरल हैं। आप अपने विद्यालय का नाम कैसे शॉर्ट में लिखते हैं, आप लिखते हैं GSSS, और आगे जो भी अपने विद्यालय का नाम है, अपना विद्यालय सर्वश्रेष्ठ विद्यालय होता है तो GSS लिखते हैं। तो यहां पर जी का मतलब प्रिय मित्रों हो जाएगा गुड हेल्थ, गुड हेल्थ, गुड हेल्थ। तो आप न्यू कॉन्सेप्ट क्लासेस से जुड़े रहें, बिल्कुल आपके एक एक नंबर हैं हर ट्रिक के साथ निकाले जाएंगे। गुड हेल्थ हो गया प्रिय मित्रों। से का मतलब हो गया सरसों, ध्यान रखें सरसों होता है। और आपको कहीं विद्यालय आने का मन करता है, रोज आप कभी कभी चाहते हैं आज छुट्टी हो जाए तो बहुत अच्छा है, मन नहीं करता, बहुत कम करता है, तो इसका मतलब मैं का मतलब मटर, क्या आ जाएगा, मटर आ जाएगा, जिसका नाम पाइसम सटाइवम होता है। और आनुवांशिकी के जनक कहे जाने वाले ग्रिगोर जॉन मेडल ने मटर को ही क्या किया था, अपने प्रयोग में चुना था। तो यह होता है द्विलिंगी पुष्प होता है, इन्हें उभयलिंगी पुष्प भी कह सकते हैं। तो ध्यान रखें यह पादप में इस प्रकार के पुष्प पाए जाते हैं। तो उम्मीद करता हूं प्रिय मित्रों आप इनके बारे में समझ गए होंगे। चलिए अब हम एक बार आपको नेक्स्ट जो हमने अभी जो संरचना बनाई थी वो क्लास 10th में इंपॉर्टेंट है नहीं, लेकिन हम प्रिय मित्रों जो बीजांड की संरचना है वो बना के देखते हैं। तो प्रिय मित्रों बीजांड की जो संरचना है वो स्पष्ट